चलिए दोस्तों, आज पुनः मैं आप लोगों के समक्ष करंट अफेयर्स के इस श्रृंखला में नवंबर माह से 1 to 1 करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इससे पहले मैंने प्रत्येक माह के सुपर 30 करंट अफेयर्स की सीरीज को चलाया था, लेकिन अब इस सीरीज के अंतर्गत मैं प्रत्येक मंथ के करंट से रिलेटेड, चाहे वह नेशनल इश्यूज हो, इंटरनेशनल इश्यूज हो, स्पोर्ट्स हो या विविध प्रकार के जो है समसामयिक मुद्दे हैं, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे और पूरा मंथ को कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी अभियान के अंतर्गत हम आज के इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और आज के इस श्रृंखला में मैंने करंट के अंतर्गत नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को ही कवर किया है, और दूसरे एपिसोड में मैं जो है स्पोर्ट्स, उसके बाद जो है विभिन्न तरह के तिथि जो है, उसके बाद कई तरह के जो आयोजन किए जाते हैं उनका, और जितने भी तरह के अन्य अथॉरिटी है, इकोनॉमी है, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस करंट अफेयर्स के सीरीज में हम नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दे को कवर करते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्य को निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण के अधिकार को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को पलट दिया है। किस मामले में इस प्रकार के अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन ए, तेलंगाना सरकार बनाम रघुनाथ रेड्डी मामले 1977। ऑप्शन बी, कर्नाटक सरकार बनाम रघुनाथ रेड्डी मामले 1977। ऑप्शन सी, केशवानंद भारती मामले बनाम केरल राज्य मामले 1973। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि राज्य को निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण के अधिकार को जो है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के माध्यम से पलट दिया है। जो आर्टिकल 39 बी के तहत पूर्व में फैसला दिया गया था कि राज्य को निजी स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों के अधिग्रहण का अधिकार है, उसके मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को बदलते हुए जो है इसे जो है अवैध घोषित किया है। और यह मामला जो है था वह कर्नाटक सरकार बनाम रघुनाथ रेड्डी मामले में यह जो है अपने फैसले को बदला है। इसमें मैं बता दूं कि इसमें 9 संवैधानिक पीठ की जो है बेंच बैठी थी, जिसमें 7-2 से ये फैसला सुनाया गया। आप लोगों को ये आर्टिकल भी याद रखनी है कि किस आर्टिकल के तहत यह फैसला सुनाया गया है। तो आर्टिकल 39 बी के तहत, और मामला क्या था? कर्नाटक सरकार बनाम रघुनाथ रेड्डी मामले। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम हाल ही में प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के वर्षगांठ पर। ऑप्शन बी, आरबीआई के वर्षगांठ पर। ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय के वर्षगांठ पर। और ऑप्शन डी, गणतंत्र दिवस के वर्षगांठ पर। दोस्तों, इसका सही आंसर है भारतीय संविधान के वर्षगांठ पर जो है हाल ही में हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। और इसी दरमियान क्या हुआ, तो राष्ट्रपति द्वारा जो है मैथिली और संस्कृत में, किसमें? मैथिली और संस्कृत में, मैथिली प्लस संस्कृत में संविधान की प्रतियां जो है जारी की गई। संविधान की प्रतियां जारी की गई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि हाल ही में किस भाषा में राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान की प्रतियां जारी की गई। तो वो मैथिली और संस्कृत भाषा में जारी किया गया था। किस अवसर पे? तो भारतीय संविधान के वर्षगांठ पर। और इसमें जो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम भी चालू किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2024 में संपन्न झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। यह उनकी कौन सी अवधि है? अवधि का कहने का मतलब यहाँ की है टर्म है, किस टर्म के लिए वो अपना शपथ ग्रहण प्राप्त किए हैं। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। दोस्तों, हाल ही में जो झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत जो गठबंधन का सरकार बना है उसमें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा भी थे, कांग्रेस थे, आरजेडी थे और अन्य दल भी थे, जिसमें जो है मुख्यमंत्री के पद पर पुनः हेमंत सोरेन को बिठाया गया है। वो अपने चतुर्थ अवधि के लिए जो है सरकार बनाए हैं।
और मैं बता दूं कि इसमें आरजेडी का भी पार्टिसिपेट था, तो आरजेडी को इसमें 4 सीट मिला था, जबकि कांग्रेस की यदि बात करें, कांग्रेस को तो 16 सीटें मिली थी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की यदि बात करें तो इसको जो है टोटल 34 सीटें मिली थी, और टोटल जो झारखंड विधानसभा की सीटें हैं वो कितना है, 81 सीट है। टोटल झारखंड विधानसभा में कितने सीटें हैं, 81। इन सभी बातों को याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी हेतु आयुर्वेद के चिकित्सा पद्धति में स्नातक अर्थात BAMS पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए जाने वाले संस्थान को किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन ए आयुर्वेद गुरुकुलम, ऑप्शन बी नवयुवक गुरुकुलम, ऑप्शन सी भारतीय गुरुकुलम, और ऑप्शन डी आयुर्वेद भारत शिक्षण संस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्थात आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से ये संस्था जाने जाएंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इसमें योग्यता क्या है, तो न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष होनी चाहिए। इसकी योग्यता है क्या है, न्यूनतम आयु जो है 15 वर्ष होनी चाहिए, और ये कोर्स जो होगा वह 7.5 साल का होगा। कितना होगा, 7.5 साल का होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में इसरो के संचार उपग्रह GSAT-N2 का सफल परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया गया? ऑप्शन ए PSLV C60, ऑप्शन बी PSLV C59, ऑप्शन सी फाल्कन 9 रॉकेट, और ऑप्शन डी GSLV F-15 रॉकेट। दोस्तों इसका आंसर आप लोग जानते हैं कि हाल ही में जो है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा GSAT-N2 का सफल परीक्षण किया गया है। जो ये रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट किसका है, तो ये एलन मस्क का है। किसका है, एलन मस्क का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कोलकाता, और ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोवा। इसका थीम क्या था, तो थीम जो याद रखना है, इसका थीम था कि युवा फिल्म निर्माता, युवा फिल्म निर्माता, युवा फिल्म निर्माता, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, भविष्य अब है। इसका थीम क्या था, युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2024 में कहाँ वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महासागर संवाद का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी गुजरात। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नई दिल्ली में हाल ही में जो है सागर मंथन महासागर संवाद का आयोजन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किन बैंकों को RBI द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा गया है? ऑप्शन ए SBI को, ऑप्शन बी HDFC को, ऑप्शन सी ICICI को, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी को। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी को जो है RBI द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी थाईलैंड, और ऑप्शन डी काठमांडू। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली में हाल ही में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसका थीम की यदि बात करें, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है। ऑप्शन ए भगवान बिरसा मुंडा चौक, ऑप्शन बी भगवान बुद्ध चौक, ऑप्शन सी भगवान महावीर चौक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भगवान बिरसा मुंडा चौक जो है सराय काले खां चौक का नाम बदलकर कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 2025-26 तक पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण PM10 में कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 60%। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 40% ये लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2024 को प्रारंभ प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना, ऑप्शन सी छात्रों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा करना और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छात्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना। यदि इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे विद्या का संबंध किससे होता है, विद्यार्थी से, तो पहली बात है कि इसका संबंध किससे होगा, तो स्टूडेंट से होगा। दूसरा लक्ष्मी का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं, धन, यानी कि विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दा होगा और किस बारे में बात होगी, तो धन मामले में। तो इस अनुसार भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए रोमिला थापर, ऑप्शन बी रामशरण शर्मा, ऑप्शन सी विपिन चंद्र और ऑप्शन डी यदुनाथ सरकार। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोमिला थापर को हाल ही में PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन ए 44वें, ऑप्शन बी 45वें, ऑप्शन सी 46वें और ऑप्शन डी 47वें। दोस्तों यह प्रश्न अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में जो है अमेरिका में किसी भी प्रकार की यदि घटना घटित होती है तो उनमें ज़्यादा फोकस करता है। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी 47वें क्रम के ये राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। तो चलिए हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबंध में जो ये चुनाव संपन्न किया गया था और उसमें जो उन्होंने विजयी हासिल किया, तो इसके संबंध में कुछ जानते हैं। यदि ट्रंप की बात करें तो ये रिपब्लिकन पार्टी से चुनाव लड़े थे, रिपब्लिकन पार्टी से। किससे? रिपब्लिकन पार्टी से। और इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जो है विजयी हासिल किया। और इनको कितना मत प्राप्त हुआ था रिपब्लिकन पार्टी को? 312 मत प्राप्त हुआ था। यदि बात करें कि इन्होंने हराया किसको, तो ये कमला हैरिस को हराया। किसको हराया? कमला हैरिस को हराया। कमला हैरिस को हराया। चलिए इससे संबंधित अन्य फैक्ट को भी जानते हैं। यदि बात करें तो ये इन्होंने जो है डोनाल्ड ट्रंप की यदि बात करें तो ट्रंप की बात करें तो ये अमेरिका के इतिहास में सर्वाधिक उम्र में निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति का नाम में अपना नाम जुड़वा लिए हैं। सर्वाधिक उम्र में राष्ट्रपति के निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड भी इनके नाम हो गया। उसके बाद यदि बात करें तो ये 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के पश्चात वह पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 वर्ष के अंतराल के पास 2 बार निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, इससे पहले रिकॉर्ड किन के पास था? तो ग्रोवर क्लीवलैंड के पास। और अभी जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ पे अमेरिका में वो कौन है? जेडी विंस। कौन है? जेडी विंस है। और इनके पत्नी का संबंध जो है भारत से भी है, तो इन चीज़ों को भी याद रखना है। तो हम लोगों ने अभी ट्रंप से संबंधित कितने फैक्ट को जाना? पहला फैक्ट इन्होंने जाना कि 47वें राष्ट्रपति के रूप में वे हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उन्होंने हराया किनको? तो कमला हैरिस को हराया। और रिपब्लिकन पार्टी से जो ये संबंध रखते थे उनको जो है 312 मत प्राप्त हुआ। वहीं इसका विरोधी जो था डेमोक्रेसी पार्टी था, उनको कितना मत प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 226 वोट प्राप्त हुआ था। ठीक है, और यदि बात करें तो ये अमेरिका के इतिहास में सर्वाधिक उम्र में निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति भी हो गए हैं। और इसके बारे में नेक्स्ट फैक्ट क्या जाने? तो नेक्स्ट फैक्ट जाने कि 1892 में ग्रोवर क्लीवलैंड के पश्चात वह पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात 2 बार निर्वाचित हुए हैं।
ठीक है। और वर्तमान में जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन सा है, जेडी वेंस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मोदी जी को किस राष्ट्र के राष्ट्रीय पुरस्कार दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, कौन सा, दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए गुआना, ऑप्शन बी नाइजीरिया, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी घाना। दोस्तों हाल ही में मोदी जी को दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से गुआना राष्ट्र के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यदि बात करें गुआना की राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है। कहाँ है, जॉर्ज टाउन है। गुआना की राजधानी कहाँ है, जॉर्ज टाउन है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है, अबूजा है। नाइजीरिया की कहाँ है, अबूजा है, अबूजा है। वहीं ब्राज़ील की बात करें तो ये आप लोग जानते ही हैं, रियो डी जेनेरियो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में G20 का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका और ऑप्शन डी ब्राज़ील। दोस्तों इसका सही आंसर जो है वह ऑप्शन डी है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हाल ही में 19वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था G20 का। यदि बात करें 19वां तो ये हो गया, लेकिन यदि बात करें 18वां आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये 18वां जो इससे पहले हुआ वो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। और यदि बात करें आगामी शिखर सम्मेलन यदि 20वां की, तो वो कहाँ होना है, वो साउथ अफ्रीका में होना है। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में होना है। तो इन महत्वपूर्ण फैक्टरों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, यदि G20 के बारे में बात करें तो G20 से संबंधित कई फैक्ट हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बार बार हमारे प्रश्न में एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। यदि G20 की बात करें तो अब की बार जो आयोजित किया गया था, इसका मोटो की यदि बात करें तो मोटो क्या था, इसका मोटो जो था वह एक न्यायसंगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण था। एक न्यायसंगत विश्व एवं टिकाऊ ग्रह का निर्माण, टिकाऊ ग्रह का निर्माण था। एक न्यायसंगत विश्व और टिकाऊ ग्रह का निर्माण था। यदि बात करें तो इसमें जो G20 हुआ था, इसमें पुतिन अनुपस्थित थे। रूस के राष्ट्रपति जो थे पुतिन, वह अनुपस्थित थे। ठीक है, और रूस का प्रतिनिधित्व जो किया था वो वहाँ के विदेश मंत्री किए थे। कौन किए थे, विदेश मंत्री किए थे। तो ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में आयोजित की गई G20 शिखर सम्मेलन में किस देश के प्रधान उपस्थित नहीं थे, तो वह रूस के प्रधान उपस्थित नहीं थे। ठीक है, यदि बात करें G20 के अंतर्गत अब की बार जो 19वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसमें एक इनिशिएटिव भी प्रारंभ की गई है। क्या इनिशिएटिव प्रारंभ की गई है, तो इसमें जो पहल की शुरुआत की गई है वह भूख एवं गरीबी के विरुद्ध वैश्विक संगठन भूख एवं गरीबी के विरुद्ध वैश्विक संगठन, ये एक पहल अब की बार के G20 शिखर सम्मेलन में की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किन दो देशों ने मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र का वर्ष मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और रूस, ऑप्शन सी भारत और जापान और ऑप्शन डी भारत और स्पेन। दोस्तों इसका सही आंसर है भारत और स्पेन जो है हाल ही में वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र का वर्ष मनाने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दोस्तों पिछले प्रश्न जो था उससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स को भी चलिए देख लेते हैं कि हाल ही में जो स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो सांचेज, कौन है, पेड्रो सांचेज, ये भारत दौरे पर आए थे। तब जो है इन 26 को संस्कृति, पर्यटन व कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष मनाने की घोषणा की है। तो इसमें कई अन्य भी बॉन्ड बने, MOU साइन हुए। जो आप लोगों को पता होगा कि स्पेन के बार्सिलोना में जो है भारत के पहले महावाणिज्य दूतावास खोलने का भी वादा किया गया भारत सरकार द्वारा। कहाँ पे, तो बार्सिलोना, कहाँ पे, स्पेन के
स्पेन के बार्सिलोना में, स्पेन के बार्सिलोना में, कहाँ पे? स्पेन के बार्सिलोना में भारतीय वाणिज्यिक महावाणिज्य दूतावास खोलने का वादा किया गया। वहीं स्पेन द्वारा जो है भारत के बेंगलुरु में, कहाँ पे? बेंगलुरु में महावाणिज्य दूतावास खोलने का वादा किया गया। ठीक है। और स्पेन ने 2022 में शुरू अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित भी किया है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का रहा है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का 27वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है। ऑप्शन ए युगांडा, ऑप्शन बी समोआ, ऑप्शन सी एंटीगुआ और बारमूडा, ऑप्शन डी तंजानिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समोआ में हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का सम्मेलन आयोजित किया गया। ठीक है। और यदि बात करें समोआ की तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो आपिया है। और इसी आपिया में जो है ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। और ये सम्मेलन जो है राष्ट्रमंडल राष्ट्रीय प्रमुख का सम्मेलन, ये द्विवार्षिक सम्मेलन है। कौन सा है? द्विवार्षिक सम्मेलन है, द्विवार्षिक सम्मेलन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस दरमियान वर्ष 24-26 के लिए किस देश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए फ्रांस को, ऑप्शन बी स्पेन को, ऑप्शन सी भारत को, ऑप्शन डी श्रीलंका को। दोस्तों इस सम्मेलन के दौरान जो है भारत को 24-26 के लिए अध्यक्षता के रूप में स्वीकार किया गया। यदि बात करें सह अध्यक्षता की तो वो जो है फ्रांस को चुना गया। किसको चुना गया? फ्रांस को चुना गया। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक, कब तक? 2030 तक जो है 1000 गीगावाट, कितना? 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना। ठीक है। इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है कि 2030 तक जो है 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और अध्यक्ष के रूप में भारत को, जबकि सह अध्यक्ष के रूप में जो है फ्रांस को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पर 29वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन COP29 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए ब्राज़ील में, ऑप्शन बी अजरबैजान में, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात में और ऑप्शन डी फ्रांस में। दोस्तों हाल ही में COP29 का जो सम्मेलन संपन्न हुआ है वह अजरबैजान के बाकू में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? अजरबैजान के बाकू में हुआ है। और ब्राज़ील के जो है बेलेम में, कहाँ पे? ब्राज़ील के बेलेम में अगला COP30 जो होगा, COP30 नेक्स्ट जो होने वाला है वह ब्राज़ील के बेलेम में होगा। जबकि हाल ही में जो COP29 का संपन्न हुआ कहाँ पर हुआ? अजरबैजान के बाकू में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि COP29 के दौरान वर्ष 2035 तक विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को कितनी राशि सालाना प्रदान करने की घोषणा की गई है? एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए $100 बिलियन, ऑप्शन बी का रहा है $200 अरब, ऑप्शन सी का रहा है $300 अरब और ऑप्शन डी का रहा है $400 अरब। दोस्तों हाल ही में जो COP29 का सत्र आयोजित किया गया उसमें वर्ष 2035 तक विकसित राष्ट्रों द्वारा विकासशील राष्ट्रों को जो है $300 अरब की राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व मधुमेह दिवस पर लैंसेट, विश्व मधुमेह दिवस मनाया कब जाता है? तो 14 नवंबर को। ये भी फैक्ट याद रखना है। 14 नवंबर पर लैंसेट की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल मधुमेह पीड़ित वयस्कों में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? ऑप्शन ए 2/3, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4 और ऑप्शन डी आधा। दोस्तों इसमें का जो रिपोर्ट आया है इसके अनुसार 1/4 हिस्सा भारत की हिस्सेदारी इसमें है। और यदि बात करें मधुमेह के संबंध में इस रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो इसमें विश्व भर में टोटल 828 मिलियन, कितना? 828 मिलियन जो है बीमारी है। वहीं पे यदि भारत में बात करें तो वो कितना है? 212 मिलियन है। 212 मिलियन है। यदि विश्व में स्तर पे बात करें तो 828 मिलियन है और भारत पे 212 मिलियन है। और इस मधुमेह के संबंध में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान किसका है? चाइना का है। पहला स्थान किसका है? चाइना का है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना अर्थात मेट्स का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया द्वारा मेट्स का शुभारंभ किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग निश्चित रूप से इन्हें याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन ए 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 11वीं और ऑप्शन डी 10वीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं रैंक है भारत का जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर नवीन राम गुलाल को, ऑप्शन बी लॉरेंस वोंग को, ऑप्शन सी मार्क कार्ने को और ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी को नहीं। दोस्तों हाल ही में जो मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वह डॉक्टर नवीन राम गुलाल को नियुक्त किया गया है। वहीं यदि मार्क कार्ने की बात करें तो इन्हें कनाडा का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए किस श्रेणी में बुकर पुरस्कार जीता है। तो पहला फैक्ट तो यही याद रखना है कि बुकर पुरस्कार किसे मिला है, तो सामंथा हार्वे को। किसके लिए मिला है, तो ऑर्बिटल के लिए मिला है। तो अब कहता है कि किस श्रेणी में बुकर पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए परफॉर्मर श्रेणी में, ऑप्शन बी फिक्शन श्रेणी में, ऑप्शन सी अचीवर श्रेणी में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इनको जो है सामंथा हार्वे को हाल ही में फिक्शन श्रेणी में जो है ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नवंबर 2024 लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्ट के दौरान भारत के किस मंत्रालय द्वारा चलो इंडिया अभियान चलाया गया। ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी विदेश मंत्रालय। दोस्तों पर्यटन मंत्रालय द्वारा जो है 2024 में जो है कहाँ से चलाया गया था, लंदन से विश्व यात्रा मार्ट के दौरान जो है चलो इंडिया अभियान चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय महिलाएं देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर हैं। एक बार पुनः इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जा रहा है। ऑप्शन ए 53%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 65%। दोस्तों हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट जारी किया गया है उसके अनुसार 53% महिलाएं जो है देखभाल की जिम्मेदारियों के कारण श्रम बल से बाहर हैं। चलिए आज के इस सीरीज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष शहर कौन सा है। ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी शंघाई और ऑप्शन डी ह्यूस्टन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शंघाई जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व का शीर्ष स्थान रखता है। वहीं यदि टोक्यो की बात करें तो ये सेकेंड स्थान रखता है। इस तरह से मैंने नवंबर माह के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को मैंने कराने की कोशिश की। अब इसी का नवंबर माह का ही चाहे इकोनॉमी से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वह किसी नियुक्ति अपॉइंटमेंट से संबंधित प्रश्न हो, चाहे वह जो है खिलाड़ी से संबंधित प्रश्न हो, किसी पुस्तक से संबंधित प्रश्न हो या और भी जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं उन्हें दूसरे पार्ट के अंतर्गत कराने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।